नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। गोल्ड है कि मान ही नहीं रहा है, हर गिरावट के बाद यहाँ पर खरीदारी हो रही है। कल हमने बताया भी था कि ज्वेलरी मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड है। हालांकि गोल्ड की तेज़ी में ज्वेलरी का जो हिस्सा है वो बहुत कम होता है। पेपर गोल्ड, स्पेकुलेटिव बाइंग, इंस्टीट्यूशंस की बाइंग, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग, ये सारे बाइंग ऐसे होते हैं जो गोल्ड को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब जो सपोर्ट आ रहा है यहाँ पर वापस से जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता दिख रहा है। ईरान के न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट पर इजराइल का हमला हो सकता है, इस तरह की रिपोर्ट आ रही है, इस तरह की आशंकाएं बाजार में हैं। उसका दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो सोने में ये सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही डॉलर लगातार कमज़ोर हो रहा है। डॉलर इंडेक्स देखिए 99.5 के नीचे फिर से आ गया है। और यूएस में टैक्स रिफॉर्म को लेकर वोटिंग होनी है, उसको लेकर भी बाजार में अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये तमाम फैक्टर्स है जो गोल्ड पर दबाव बना रहे हैं। हमारे साथ दिनेश सोमानी है प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज से, और किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल से, और मैं विश्व मोहन। शुरू कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की। गोल्ड से शुरुआत करेंगे। आप बताइए दिनेश जी, क्या लग रहा है, फिर से इतनी ही तेजी? इस हफ्ते के लो से देखिए तो 2600-2700 रुपए तक दाम बढ़ चुके हैं सोने के, और तेजी कितनी दिख रही है यहाँ से आपको? नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार। कि गोल्ड का नीचे का लेवल जो हमने देखा था 90,900 के करीब का लो बना था, वहां से 95,600 के लेवल्स हमें देखने मिल रहे हैं। करीब करीब 48 रुपए की तेजी बहुत ही शॉर्ट टर्म में आई है। दो इसके मुख्य कारण रहे हैं। पहला कारण तो जो चाइना का गोल्ड इंपोर्ट है, ये 11 मंथ्स के हाई पर है। कंटिन्यूअस जो बाइंग चल रही है चाइना की गोल्ड में, निरंतर इस गोल्ड को प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। सेकेंडली जो इसराइल की न्यूज आई थी, जो ईरान के न्यूक्लियर स्थानों पर वो हमला करना, ये आशंका जताई जा रही थी, जिससे भी गोल्ड को बड़ा एक सपोर्ट मिला है। इंटरनेशनल लेवल की मैं बात करूं कॉमेक्स की, तो 3260 का बड़ा रेजिस्टेंस जोन था, जो बहुत ही वॉल्यूम के साथ क्रॉस हुआ, और 3315 के लेवल अभी चल रहे हैं। निचले स्तर से अच्छी खासी बाइंग है। मुझे लगता है इवनिंग सेशन में एक बार मुनाफा वसूली हमें देखने मिलेगी। 95,850 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। 95,850 के पास शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कुछ मुनाफा वसूली या प्रॉफिट टेकिंग जरूर आनी चाहिए। नीचे की लेवल जो है 94,850 है, तो आई थिंक 95,850 के आसपास सेलिंग की जा सकती है। 96,100 का स्टॉप लॉस, और डाउनसाइड मुझे लगता है कि 95,850 के लेवल से दिखा सकता है। तो आज हो सकता है कि ऊपरी स्तर पे थोड़ी मुनाफा वसूली दिखे, ऐसा दिनेश जी को लग रहा है। चांदी सर बताइए, चांदी कैसी दिख रही है आपको? चांदी भी काफी तेज हो गई है, 97,500। क्या 1 लाख तक के लेवल दिख सकते हैं क्या इस हफ्ते? जी बिल्कुल, गोल्ड के मुकाबले देखें तो सिल्वर खैर उतनी बड़ी नहीं है। गोल्ड 5,000 रुपए ऑलमोस्ट बढ़ गया है, सिल्वर नीचे के लेवल से मात्र 3,500 या 4,000 रुपए बढ़ी है। तो मुझे लगता है गोल्ड के साथ साथ सिल्वर में भी थोड़ी मुनाफा वसूली हमें देखने मिल सकती है। 97,750 के आसपास मेरे हिसाब से बिकवाली दोबारा की जा सकती है। 98,150 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करें। डाउनसाइड मुझे लगता है कि 96,800 ही आना चाहिए, वहां से ही फ्रेश बाइंग हमें दोबारा देखने मिल सकती है। हाल फिलहाल मुझे जो लगता है मौजूदा स्तर पर एक बार बिकवाली इसमें आ सकती है। 70 रुपये आपको लग रहा है कि बिकवाली फिर से आ सकती है, तो आप बेचने की सलाह दे रहे हैं। करंट लेवल पे ही बेचने की सलाह है। कच्चे तेल में भी तेजी है, यही जियोपॉलिटिकल रिस्क ही यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। क्या लग रहा है सर, कच्चे तेल की जो तेजी दिख रही है, इसके बाद क्या सलाह देंगे आप? ऑप्शंस में भी बताइएगा सर, अगर ट्रेडर्स के लिए कुछ मौके दिख रहे होंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। क्रूड की हम बार बार जो बात करते हैं कि जब भी इसमें बड़ा कोई मूव आता है, ये ओवरनाइट आता है, क्योंकि ओवरनाइट कोई ऐसी न्यूज आती है जो एक टेंशन क्रिएट करती है, जिसके कारण क्रूड हमको एक बड़ा मूव आते हुए देखने मिल सकता है। तो अगर निचले स्तर से 4750 के लो से 5400 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे हिसाब से 5405 5410 के आसपास क्रूड में एक बार खरीदारी का अवसर दोबारा मिल सकता है। इस समय मुझे लगता है कि 5500 का लेवल ये क्रॉस करेगा। 5510 का इसमें लक्ष्य देखा जा सकता है। 5345 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। 5400 की जो कॉल है मेरे हिसाब से मौजूदा स्तर पर एट द मनी वाली कॉल है, ये मौजूदा स्तर पर अभी बाइंग की जा सकती है। चलिए, तो आपको लग रहा है कि 5510 तक ये भाव जा सकता है, तो या तो आप कॉल ऑप्शंस खरीद लें या फिर फ्यूचर्स में लॉन्ग कर सकते हैं। एनजी की बात करते हैं। नेचुरल गैस देखिए, तो नेचुरल गैस आज सुस्ती दिखा रहा है, लेकिन दबाव फिर से बढ़ा है। जून का वायदा 315 के आसपास, 290 के नीचे आ चुका है। मई का करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट भी। नेचुरल गैस में क्या और गिरावट दिख रही है यहाँ से दिनेश जी? जी बिल्कुल, निचले स्तर जो हमने देखे थे 267 का लो इसने बनाया, और वहां से कल हमने एक जोरदार तेजी आते हुए देखी।
जो 290 के लेवल्स हमने दिखाए मार्केट में ऊपरी लेवल के, ये बेसिकली एक अचानक डिमांड जो सर्ज हुई थी यूएस में, उसके चलते एक बड़ी तेजी आई थी। और अब जो मुझे लगता है कि दोबारा इसमें मुनाफा वसूली देखने मिल सकती है, 292-93 के आसपास नेशनल गैस सेल किया जा सकता है 301 के स्टॉप लॉस से। डाउनसाइड मुझे लगता है कि 275 के लेवल से दोबारा दिखा सकता है। तो इस स्तर पर जो बड़ी कल तेजी आई थी, मुझे लगता है इसमें मुनाफा वसूली बहुत जल्दी आ सकती है और निचले स्तर हमें देखने मिल सकते हैं। मेटल्स की चाल देख लेते। मेटल्स में आज सारे मेटल्स अगर लेड को छोड़ दे तो सभी तेज नजर आ रहे हैं। क्या करना चाहिए? और तेजी बची है और क्या पसंद है आपको? कहाँ किस पे बेट लगाना चाहिए दिनेश जी? जी बिल्कुल। बेस मेटल्स की प्रोबेबली बात करूं तो सारे जो बेस मेटल्स है, खास करके कॉपर, कॉपर एक कहूं तो एक दायरे में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में ट्रेड कर रहा है। माफ कीजिएगा। 249 849 में डाउनसाइड जाता है और 865 ये अपसाइड जाता है, तो ये 16 रुपए के दायरे में बार बार और निरंतर ट्रेड कर रहा है। तो ट्रेडर्स के लिए मेरी सलाह होगी कि 856 साढ़े छप्पन के लेवल्स अगर नीचे कहीं आता है तो वहां पर एक बार खरीदारी का अवसर मिल सकता है। 865 874 ये अपसाइड मुझे नजर आता है। 851 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। जो चाइना ने अपनी ब्याज दरें कम की है, उसके चलते एक बड़ा स्पाइक हमें देखने मिला था कल, और ये अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, और एक मैं दर्शकों को और एक बात बताना चाहता हूं कि 865 के ऊपर का लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो शायद इसी हफ्ते में 876 के लेवल भी दोबारा देखने मिल सकते हैं। चाइना की गतिविधि पर ऑल कुछ डिपेंड करता है कि वहां से अगर कोई स्टिमुलस पैकेजेस एक्स्ट्रा आते हैं तो बेस मेटल्स के सकारात्मक साबित हो सकते हैं। तो कॉपर खरीदने की सलाह है 856.50 पे, 865 का टारगेट, 851 का स्टॉप लॉस। दिनेश जी की तरफ से ये टॉपिक आ रही है बेस मेटल्स को लेकर। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एग्री मार्केट की तो बात करेंगे ही, साथ ही मॉनसून की तेज रफ्तार क्यों है इतनी तेज, आगे का प्रोग्रेस क्या कह रहा है, कब तक केरल में मॉनसून की एंट्री होगी, बातचीत करेंगे आईएमडी के साइंटिस्ट से। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। अब बात कर लेते हैं मॉनसून की। हमारे साथ आरके जेनामणि जी हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं आईएमडी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सर, मॉनसून की रफ्तार तो काफी तेज नजर आ रही है, क्या इस हफ्ते मॉनसून केरल में पहुंच जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, जैसे हम लोग कल भविष्यवाणी किए हैं कि जो हम लोग बोल रहे थे 4-5 डेज, 20 तारीख को बोल रहे थे 20 मई में, आज हम उसको 3-4 डेज में केरल पहुंचने का संभावना है। और जैसे इसकी रफ्तार अगर देखा जाए तो आज भी थोड़ा बहुत एरिया हम कवर कर रहे हैं, श्रीलंका एंड बंगाल का खाड़ी का एरिया। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो हम बोल रहे थे कि जो कर्नाटक और गोवा कोस्ट का जो पूर्व केंद्रीय अरब सागर है, वहाँ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आज बन गया, तो उसकी इन्फ्लुएंस में एक लो प्रेशर बनेगा जो अगले 36 आवर में डिप्रेशन भी बन सकता है। गोवा कर्नाटक कोस्ट उसकी जो पश्चिम एरिया जो है उसी में पश्चिम की दिशा एरिया में बनेगा। तो इसके प्रभाव से जैसे पिछले 24 घंटा अगर देखें या इवन पिछले 48 आवर देखें तो काफी रेन हुआ है, चाहे कर्नाटक हो चाहे जैसे दक्षिण जो कोंकण का इलाका होता है, गोवा और केरल में काफी बरसात हुआ है प्री मानसून रेन का। ओके सर, अब आगे के प्रोग्रेस को लेकर इसका क्या असर होगा? अभी तक तो रफ्तार काफी अच्छी दिख रही है जैसा आप कह रहे हैं, क्या इसका असर आगे भी इसी तेजी से आगे बाकी राज्यों में भी पहुंचेगा मॉनसून? देखिए, मानसून तो स्टेप बाय स्टेप जाता है, वो इसकी जो भविष्यवाणी 4-5 दिन मैक्सिमम 7 दिन तक कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसे हमने बताया कि पहले केरल का जब छुएगा देन उसके बाद फिर हम स्लोली ग्रेजुअली बाकी का भविष्यवाणी करेंगे। तो मानसून का तो जो होता है अभी तक जो हम लोग का कैपेबिलिटी है यही है, ट्रूली बात करें तो मानसून का प्रोग्रेस इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट इन ए वेरी लॉन्गर डेज ऑल्सो एडवांस एंड फर्दर प्रोग्रेस जो होता है, जैसे आप बताया कि केरल पहुंचने के बाद उसका और दिशा क्या रहेगा, कितना जल्दी आगे आएगा डिफरेंट स्टेट में, वो ऐसे 4-5 दिन पहले हम बोल पाएंगे। ओके सर, एक और अहम सवाल है जेनामणि सर, वो है कि अभी देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश आंधी हो रही है, कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उत्तर भारत में, तो साउथ में चक्रवात का जो फॉर्मेशन है उस वजह से, पश्चिमी भारत ईस्ट इंडिया वगैरह में भी देखिए तो यहाँ पर जो अरब सागर से लेके और बाकी बंगाल की खाड़ी में जो मॉइस्चर बन रहा है उस वजह से भी बारिश हो रही है। क्या सर इसके पीछे की वजह क्या है, और ये क्या बाकी जो प्री मॉनसून एक्टिविटीज होती है, प्री मॉनसून जो बारिश होती है, क्या ये नॉर्मल से काफी ज्यादा है इस बार?
हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हीट वेव का जो संख्या है, तो हमारा जैसे अगर उत्तर भारत का बात करें या पर्टिकुलरली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का बात करें, तो ये 15-16 के बाद ओनली 40 डिग्री क्रॉस किया। अगर आप देखेंगे तो अप्रैल 25 से 14 में सच ए लॉन्ग डेज टेम्परेचर वाज बिलो 40 डिग्री इन मोस्ट डेज एंड एवरीवेयर द स्टोरी इज लाइक दैट और ऑब्जर्वेशन इज लाइक दैट। तो ओनली जो कुछ हीट वेव हुआ है पश्चिम राजस्थान में हुआ है और कोई कोई दिन पूर्व राजस्थान तक हुआ है। और अगर पूर्व भारत देखे या पेनिनसुलर इंडिया में तो बिल्कुल हीट वेव नहीं हुआ, जैसे तेलंगाना हो, विदर्भ हो या कोस्टल आंध्र प्रदेश हो, कम हीट वेव देखा गया। और इसके कारण यही है कि फेवरेबल फीचर्स रहा, कुछ ऐसे विंड अरबियन सी बंगाल के खाड़ी में कंटिन्यूस रहा, कंटिन्यूस एक्टिव WD रहा, जिसके वजह से ज्यादा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रिपोर्ट हुआ। तो दिल्ली में भी काफी थंडरस्टॉर्म डस्टॉर्म हुआ फर्स्ट हाफ ऑफ द मे। तो अभी जो लेटेस्ट फोरकास्ट है उसमें तो हीट वेव बहुत कम चांस है, क्योंकि अभी भी जो तापमान है ज्यादा नहीं है। और बिहार और बंगाल और उड़ीसा में तो प्री मानसून रेगुलर एक्टिविटी हो रहा है, और महाराष्ट्र में तो हम देख रहे हैं इंक्लूडिंग मुंबई। और जो कुछ है अभी पश्चिमी राजस्थान में हम हीट वेव दे रहे हैं, बस यही है। और ज्यादा से ज्यादा पूर्व राजस्थान में टेम्परेचर होता है 44-45। तो अभी ये देखने का है कि मानसून का प्रभाव से या अगले स्पेल कैसे रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन दैट। बट अभी तक इस साल का हीट वेव संख्या बहुत ही कम है और ज्यादा प्री मानसून एक्टिविटी है। आप जैसे बताया कि पिछले 4-5 साल से ज्यादा है। ओके, तो प्री मानसून एक्टिविटीज इस पर काफी ज्यादा है। बॉम्बे में भी सर आमतौर पे बारिश नहीं होती है, मई में काफी बारिश हो रही है। क्या बॉम्बे में आगे भी बारिश होगी कि मानसून के वादी अब होगी? अब जब 11 जून के आसपास मानसून की एंट्री होती है बॉम्बे में, मुंबई को लेकर कुछ रिपोर्ट है क्या सर? बॉम्बे जब उसी की आप देखेंगे, जब तक ये अरब का खाड़ी का जो सिस्टम आगे बन रहा है, तो बॉम्बे में तो क्लाउडी रहेगा। जो प्री मानसून एक्टिविटी है वो तो कंटिन्यू रहेगा, कभी शाम को कभी नाइट को। लेकिन वही है कि वो तो मानसून का अलग होता है ना, मानसून में कंटिन्यूस रहता है, बहुत ज्यादा होता है, विंड भी रहता है पश्चिम से। तो ऐसे वाली सिचुएशन नहीं है, अभी हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। पूरा मानसून सीजन आपसे लगातार बातचीत होगी और उम्मीद करते हैं आप हमारे जितने भी किसान व्यूअर्स हैं उनको भी आप गाइड करेंगे, बताएंगे कि कहाँ पे किन इलाकों में किस तरह की बारिश हो रही है और आगे का अनुमान क्या है वो लेकर आप आएंगे। शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राइस को लेकर। एक अहम खबर ये आ रही है कि चावल एक्सपोर्ट से पहले इसे अनिवार्य रजिस्ट्रेशन पर विचार किया जा रहा है और गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट से पहले अपेडा में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो सकता है, ऐसी सरकार की तैयारी है। बासमती चावल की मौजूदा जो प्रणाली है उसी हिसाब का सिस्टम यहाँ पर भी नॉन बासमती के लिए भी लाया जाएगा और रजिस्ट्रेशन फीस को 10 से 20 रुपये प्रति टन रखा जा सकता है। बासमती चावल के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस फिलहाल 10-30 रुपये है, उसे बढ़ाकर 50 रुपये प्रति टन के आसपास किया जा सकता है। हालांकि इसका इस्तेमाल कहा जा रहा है कि राइस के पूरे ही वैल्यू चेन को प्रमोट करने के लिए पीलीभीत में नया सीड्स प्रोसेसिंग सेंटर बनाने की योजना है। करनाल जो हरियाणा में है और अमृतसर जो पंजाब में है, इसमें बासमती DNA टेस्टिंग लैब भी बनेंगी। और हालांकि जो कॉमर्स में मिनिस्टर साहब थे उन्होंने एक्सपोर्टर्स को 100 रुपये प्रति टन फीस का भी सुझाव दिया था। हालांकि इससे कम में बात हुई है, लेकिन इसका और क्या इस्तेमाल होगा, इसके क्या फ़ायदे होंगे, यही समझते हैं। हमारे साथ विजय सेतिया जी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सेतिया सर, क्या ये सही है, इस फीस का कहाँ इस्तेमाल होगा, या सरकार इस रजिस्ट्रेशन फीस के बैकडोर में चाह रही है कि एक एक्सपोर्ट टैक्स लग गया? ऐसा है, इस सवाल का जवाब पहली लाइन में ये है कि पिछले 40 साल से बासमती इंडस्ट्री ने कम से कम 350-400 करोड़ रुपया ये फंड के अंदर पैसा दिया है, बासमती डेवलपमेंट फंड में। ठीक है, उसका 50% तो अपीडा में चला जाता है, जस्ट टू मैनेज द अफेयर्स। तो ये फीस अपने आप में बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। तो इसका मतलब है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस बढ़ाने का, 50% तो पहले कट गया। अब उसके बाद जो अगर हम देखें कि उस 150 करोड़ में से एक ही लैब अभी तक हमारे पास मोदीपुरम में है, जो 40 साल में हमने बनाई, वहाँ DNA फैसिलिटी भी है और सीड डेवलपमेंट भी हो रही है। सीड का तो एक अच्छी बात है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ICR के साथ मिलके काम हो रहा है और वैरायटियां इंडस्ट्री को भी पता चलती हैं कि नई वैरायटियां कौन सी आ रही हैं। तो ये एक अच्छा कदम है। लेकिन अगर इंडस्ट्री अपनी लैब लगाना चाहती है
और जब उसको वहां से सब्सिडी लेनी है तो आगे से सरकारी जवाब होता है हमारे पे फंड ही नहीं है। हाँ हाँ तो जब आपने ये फंड डेवलपमेंट का बनाया तो पैसा तो डेवलपमेंट के लिए आप एलोकेट करो, तो वो कमी है। दूसरा, नॉन बासमती के लिए जो ये सोच है कि भाई 5 रुपए टन कर दो, मांगने को तो गवर्नमेंट कुछ भी कह रही है, कि अगर तो रजिस्टर किया जाता है और उसके साथ कोई प्लान होती है फिर तो ठीक है, अदरवाइज तो एक्सपोर्ट डाटा तो आपको कस्टम से मिल ही रहा है कि आपका किस रेट में कितना राइस एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अलग से रजिस्ट्रेशन करने का कोई बहुत ज्यादा अलग फायदा होता मेरे को दिखता नहीं है। ओके। बासमती के केस में भी यही देख रहे हैं कि यूरोप के काम में पूरी अड़चन है कि EIA की तरफ से जो सिस्टम बनाए गए हैं उससे इंडिया का बासमती एक्सपोर्ट प्रमोट ही नहीं हो रहा। हमें तो इन चीजों को विजिट करने की जरूरत है, वो तो हम करते ही नहीं। हम तो सीधा कहते हैं कि 100 रुपए लगा दें, 50 लगा दें, वो तो टैक्स है। अगर उसका बेनिफिट दिखे ट्रेड को, जैसे मैंने यूरोप का जिक्र किया कि हमने यूरोप के लिए अगर किसी का राइस यूरोप में रिजेक्ट हो जाता है, उस आदमी को लाने ले जाने का नुकसान हुआ, और उसके बाद EIA कहती है कि 10 कंसाइनमेंट हम चेक करेंगे, एक कंसाइनमेंट का आपसे 16,000 रुपया सैंपल टेस्टिंग का लगेगा। ओके। और 9 पास हो गए, 10वां फेल हो गया तो प्रॉब्लम। लेकिन दिक्कत ये है कि प्राइवेट लैब्स जो गवर्नमेंट लैब से भी अच्छी हैं, ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है, जिस राइस को वो पास कर देती है, इनके यहाँ कोई ना कोई सैंपल फेल हो जाता है और ये दूसरी लैब को एक्सेप्ट नहीं करते। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी अपने अंदर विचार करने की जरूरत है। अच्छा, जो ये लैब्स EIA भी बनाने जा रही है, बासमती का बिजनेस नॉर्थ में ज्यादा है, वो साउथ में बना रहे हैं, बनानी चाहिए वहां, मैं नहीं कह रहा कि नहीं बननी चाहिए, प्रायोरिटी भी फिक्स होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि ये पैसे तो ट्रेड दे देगी, सरकार जो कहेगी लोग मना नहीं कर पाएंगे, लेकिन सरकार अपने आज तक जो पैसा लिया है उससे उसने ट्रेड का क्या फायदा किया, उसकी एक बैलेंस शीट भी ये सारे देश को दिखाए कि इस इंडस्ट्री से हमने इतना पैसा लिया और इस पर्पज के लिया और इसमें से हमने ये फायदा करवाया। ओके। क्योंकि हमारी ट्रेड ये मानती है कि जो कुछ हुआ है वो सिर्फ हमारी किस्मत से हो गया है। आधे लोगों को भगवान ने पैसे दे दिए, आधे को बिजनेस में से लॉस करा के बाहर कर दिया। ओके। तो वेयर इज द फॉल्ट? ओके। हमने फूड प्रोसेसिंग को अपने कंट्री में कभी प्रायोरिटी नहीं दी। रॉ मटेरियल पे इतना टैक्स लगा देते हैं कि वहीं पे चोरी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। मंडियों में 6.5 से 7% के खर्चे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम बना नहीं पाए, तो ये ना फार्मर को ठीक रेट मिलता है और ना ही हमारी फूड प्रोसेसिंग डेवलप हो रही है। ओके। छोटे छोटे कंट्री 80% तक फूड प्रोसेसिंग टच कर रहे हैं और हम 8% को अपनी अचीवमेंट मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर फंड इतना अगर जमा हो रहा है, अगर रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे अगर इतना पैसा अगर जमा हो रहा है, तो उससे उसका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, कितने रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम पे हम फोकस कर रहे हैं, कितने लैब बने हैं, इसकी पूरी जानकारी मिलनी चाहिए और फंड का इस्तेमाल का पूरा बैलेंस शीट पब्लिक के सामने आना चाहिए। जो ट्रेड बॉडी है उनको मिलना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनके फंड का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, या तो नहीं तो ये पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पे लगेगा कि हम तो टैक्स दे रहे हैं, कि एक्सपोर्ट के लिए टैक्स भर रहे हैं। शुक्रिया सर, वक्त बहुत ज़्यादा नहीं था आपने लेकिन अपनी पूरी बात रख दी। चलिए एग्री मार्केट में फटाफट से सोमानी जी से समझ लेते हैं ग्वार सीड की चाल। ग्वार आज काफ़ी कमज़ोर है, छोटा जवाब दीजिएगा, क्या लग रहा है और कमज़ोर होगा क्या? जी विश्वमन जी, एकदम रेंज बाउंड एक्टिविटी है। 5150 नीचे, 5250 ऊपर, 5180 की अगर आता है तो खरीदारी दोबारा की जा सकती है। 5240 के लक्ष्य के लिए 5140 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। दायरे में व्यापार है और दायरे में ही ट्रेड। अरे कमजोर है, जितने भी कमोडिटीज है, मसालों में कहां आपको ज्यादा तेजी या मंदी दिख रही है? छोटा जवाब सर 20 सेकंड में। जी बिल्कुल, सारे मसाले एकदम सीमित दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। खास करके हल्दी मुझे लगती है कि 14,440, 14,500 ये दायरे में बाय किया जा सकता है। 14,300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 15,000 तक के लेवल्स अपसाइड देखने मिल सकते हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को बताया कि उन्हें क्या करना है एग्री में भी और नॉन एग्री मार्केट में भी। मुनाफे की मंडी में इतना ही, ब्रेक का वक्त हो चुका है। बाजार की चाल देखें तो आज अच्छी तेजी दिख रही है 3 दिनों की नरमी के बाद। निफ्टी 24,850 के करीब पहुंच चुका है। निफ्टी बैंक की शुरुआती तेजी कम हो चुकी है, तेजी आधी रह गई है। क्या कुछ हो रहा है वायदा बाजार में बताएंगे। FNO जंक्शन में जल्द लौटते हैं।